नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतीन्द्र मौर्य एक बार वापस से सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 849 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मेरे प्यारों, इस सेंटेंस में हमें ग्रामर की गलती देखनी है, अगर कोई है तो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। Isn't your father and your elder brother out of town? क्या तुम्हारे पिताजी और बड़े भाई शहर से बाहर नहीं गए हो? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, दो लोग हैं, फादर और एल्डर ब्रदर। तो दो लोग हैं तो इज कैसे आ जाएगा? आर का यूज होना चाहिए, क्योंकि दो लोग हैं तो प्लूरल बनाएंगे। तो इजंट की जगह किसका यूज होगा? आरंट का। माफ कीजिए, ये ऑप्शन डी में होगा, है ना? तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्या मैंने इसको यहीं लगा दिया। ऑप्शन डी होगा, इजंट की जगह किसका यूज होगा? आरंट का। ठीक है, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए आरंट का यूज होगा। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वापस से देखिए, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ही देनी है, अगर कोई ग्रामर की गलती हो निकालनी है। द स्टूडेंट आस्क्ड मी, छात्र ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू दैट, क्या मुझे पता था, दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कि क्या कालिदास दूसरे कवि से ज़्यादा अच्छे थे। तो अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर देन आया है और यहाँ पे ये ग्रेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री आई है, और एनी अदर पॉइंट, है ना? तो यानी सिमिलर कैटेगरी में, एक सिमिलर कैटेगरी में कंपैरिजन की बात है। कालिदास जी भी कवि हैं, तो कवि की तुलना कवि से ही की जा रही है। तो जब तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, उसके आगे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ द का यूज नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाना चाहिए, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है उसको हमें रिप्लेस करना है सही से, यदि जरूरत हो तो, और अगर जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हमें टिक करना है। पढ़ते हैं। रोहन वॉज अपसेट, रोहन अपसेट था, सो पिक्ड अप हिज फूड व्हाइल हिज कजिन्स एट हार्टिली। मेरे प्यारे दोस्तों, रोहन अपसेट था तो उसने अपना क्या किया? खाना खाया। तो खाना खाने को क्या बोलते हैं? पिकेट कहते हैं। पिकेट का मतलब क्या होता है? ईट करना, खाना खाना। ठीक है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में इसमें भी हमें जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है उसको दुरुस्त करना है, सही करना है, सही वर्ड के साथ यदि जरूरत हो तो, और नहीं है तो ऑप्शन डी लगाना। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ब्यूटीफुल ताजमहल। जब मैंने खूबसूरत ताजमहल को देखा तो मैं टेकन बाय, आश्चर्यचकित रह गया। तो मेरे दोस्तों, अभी मेरे मुंह से निकल गया टेकन बाय होगा, टेकन विद नहीं होगा। टेकन बाय का मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, मेस्मराइज्ड हो जाना। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, टेकन बाय का मतलब मंत्र मुग्ध होना, टेक बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने ये जंबल्ड सेंटेंसेस है 4, हमें इनका सही क्रम देना, करेक्ट ऑर्डर देना है। पढ़ते हैं दोस्तों। Yet making loans to poor people is hardly a poverty cure. Segmenting the industry might be worthwhile. ये कह रहा है कि सेगमेंटिंग द इंडस्ट्री यानी किसी भी इंडस्ट्री का भाग कर देना वो लाभदायक हो सकता है, इफ इट अलाउज more of the poor to get access to credit. Multinational corporations could take the top microfinance institutions to the next level. ये कह रहा है कि अगर सेगमेंटिंग कर देते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री का अगर दो भाग कर देते हैं, तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो बहुराष्ट्रीय निगम है, वो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को कहाँ लेके जा सकते हैं? उच्च लेवल पे लेके जा सकते हैं। जबकि द स्मॉलर वंस कुड फोकस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग रीजनल बैलेंस। जबकि जो छोटे संस्थान हैं वो क्या कर सकते हैं? समाज के
कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी समाज के विकास और जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए फोकस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रूल ऑफ द लॉ मैटर टू, यानी कहता है कि संपत्ति का अधिकार और रूल ऑफ लॉ कानून का जो नियम है मैटर टू वो भी मायने रखता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यट आ जाता है, एक कंजंक्शन है, इससे शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर इन तीनों को देखता हूं मैं तो जाहिर सी बात है, ये देखो पहले सेगमेंट कर रहा है, सेगमेंट मतलब इंडस्ट्री के दो भाग कर रहा है और वो दो भाग यहाँ पर आर में दर्शाए गए हैं। राइट, तो यानी नंबर 1 मेरा किससे स्टार्ट होना चाहिए, क्यू से शुरू होना चाहिए। वो कह रहा है कि भाई दो भाग कर दो, और आर में वही दोनों भाग बताए गए हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और स्मॉलर कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो क्यू को सीधा सपोर्ट कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर आ जाएगा, कहीं आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें इस क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दोस्तों। पढ़ते हैं, द रिचेस्ट सबसे अमीर, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, बेस्ट एजुकेटेड सबसे मतलब उच्च शिक्षित, और बेस्ट या बेस्ट ट्रेन्ड ग्रुप इन अ सोसाइटी, और जो उच्च रूप से प्रशिक्षित ग्रुप है, समूह है समाज में, उसको क्या कहते हैं, उसको एलीट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलीट कहते हैं उसको। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों को ध्यान रखते हैं, स्नॉब का मतलब हो जाता है घमंडी, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही सब कुछ समझता हो, दूसरों को खुद से छोटा समझता हो। ठीक है, और इंसिडियरी का मतलब होता है आग लगाने वाला, दाहक जिसे कहते हैं। ठीक है, और इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अनजान। ठीक है मेरे प्यारों, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है, जो सबसे बेस्ट एजुकेटेड है, मोस्ट पावरफुल है, सबसे अमीर है और उच्च प्रशिक्षित ग्रुप है। चलिए, इस क्वेश्चन में भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना है दोस्तों। पढ़ते हैं, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, पेन और प्रॉब्लम्स, यानी अन्य लोगों की भावनाओं, दर्द और समस्याओं की परवाह न करना, उसको क्या बोलते हैं, कॉलस कहते हैं। कॉलस मतलब निष्ठुर, बेदर्दी, यानी जिसको किसी की कोई परवाह नहीं होती, कोई दर्द महसूस नहीं होता किसी का। राइट, तो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। औरों की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्रेडुलस का मतलब होता है आशु विश्वासी, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से किसी पर भरोसा कर लेता है ना। और गलीबल मतलब भोला भाला जीव या व्यक्ति, है ना, जिसको जल्दी से धोखा दे दिया जाए। बोहेमियन मतलब स्वच्छंद या अपरंपरावादी, जो आदमी परंपराओं में बिलीव नहीं करता, अपनी मर्जी करेगा, उसको बोहेमियन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हम इन चार में से जो उचित यहाँ आएगा वो अपन बात करेंगे। मदर शैल रिटर्न डैश एन आवर, कि मदर शैल रिटर्न ऑफ एन आवर, 1 घंटे के लौटेगी। मेरी माँ 1 घंटे बाद लौटेगी, मेरी माँ 1 घंटे के दौरान लौटेगी, या मेरी माँ 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी, विद इन। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, विद इन का यूज होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी मम्मी 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगी। तो 1 घंटे की अगर पहली मिनट से लेकर 59वें मिनट तक भी अगर माँ आ जाती है, तो कोई भी काम अगर जो दिया हुआ समय है उस समय सीमा के अंदर अंदर आ जाती है, समय सीमा की शुरुआत से लेकर समय सीमा की अंत होने से पहले तो उसको विद इन से यहाँ पर शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर आएगा मेरा। बढ़ते हैं आगे। वापस से हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही फिल करना है इन चारों में से। आई हैव डैश रेस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, कि मुझे उसकी उपलब्धि के लिए क्या है, डैश रेस्पेक्ट, डैश सम्मान है, अबंडेंट प्रचुर सम्मान है, स्ट्रॉन्ग सशक्त सम्मान है, या गहरा सम्मान है, या
अद्वितीय सम्मान है। यस दोस्तों, ऑप्शन बी गहरा सम्मान है, दिल से सम्मान है, दिल से रेस्पेक्ट है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोफाउंड। बढ़ते हैं आगे। अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। ऐसा शब्द जो कि इनकरेक्ट है उसकी स्पेलिंग हमें देखनी है। पहला ही वर्ड हमारा ये गलत है। पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग ये होती है मेरे प्यारे दोस्तों, पेडेस्ट्रियन, यानी IAN होता है। यहां पर क्या लिख लिया? AIN, उल्टा हो गया। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल यात्री। ठीक है ना, पैदल चलने वाला। प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी, जो कि कोई वाद दायर करता है। पोटेशियम एक खनिज होता है और पोटैटोज हमारे आलू होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ऑपोजिट वर्ड देना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, विलोम शब्द हमें देना है। इलक्वेंट का मतलब क्या होता है? वाक्पटु, ऐसा आदमी जिसको बहुत अच्छा बोलना आता है। स्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं, सधा हुआ वक्ता जिसे कहते हैं। तो अगर इसको बोलना आता है तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्यों? इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको बोलना नहीं आता ढंग से, अस्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। इग्नोरेंट का मतलब क्या हो जाता है? अनजान। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास। लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है? उदास। तो उदास का सिनोनिम क्या होगा? मोurnful। क्योंकि मोurnful का मतलब भी क्या होता है? उदास या दुखी, है ना। ठीक है, अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। तो क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। और एक्सल्टेंट का मतलब होता है अति प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश, अति प्रसन्न। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमें इस वर्ड का क्या देना है? एंटोनिम देना है, यानी ओपोजिट देना है मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ते हैं। पैनेजीरिक का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, स्तुति गान जिसे कहते हैं, और बहुत ऊंचे दर्जे पे आकर, ऊंचे लेवल पर आकर किसी का स्तुति करना है। तो इसका एंटीनम क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर ये स्तुति किसी की बड़ाई हो रही, किसी की प्रशंसा हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना। आलोचना इसका आंसर हो जाएगा। नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक। और फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। ठीक है, ग्रैंडियर का मतलब होता है भव्य। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब हमें ये जो वर्ड है इवैनेसेंट, इसका क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए अगले क्वेश्चन में। सिनोनिम मतलब हमें सेम वर्ड चाहिए, पर्यायवाची हमें चाहिए। तो देखते हैं। इवैनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, पल भर का। और फ्लीट का मतलब भी क्या होता है? फ्लीटिंग का मतलब भी क्या होता है? क्षणिक होता है। ठीक है, इसका मतलब
तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। एवेनेसेंट मतलब क्षण भर का, पल भर का, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। एंटाइसिंग का मतलब होता है लुभावना, परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा का जिसे कहते हैं, चिरस्थायी, चिरकालीन। एराटिक का मतलब होता है अनियमित। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ है प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, यानी यहाँ पर अगर टू बीच में आया है यानी ऑलरेडी हमने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दिया है, तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हुआ, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अगर ये मेरा इनडायरेक्ट है तो यानी इसका मुझे डायरेक्ट चाहिए, और डायरेक्ट कैसे बनेगा। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कंजंक्शन के रूप में टू तभी आता है जब ध्यान रखना मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो या तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर डू नॉट से स्टार्ट हो, तभी मेरा कंजंक्शन के रूप में टू का इस्तेमाल होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डोंट लगा हुआ है, इसमें भी डोंट लगा हुआ है, तो यानी सी तो वैसे कट गया क्योंकि विल लगा हुआ है। तो पढ़ते हैं, प्रिया ने मुझे सलाह दी कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे किसका होता है, टुमारो का होता है। तो टुमारो देख लीजिए, टुमारो हमारे पास 3 में है, बी सी हमारा कट ही गया, तो बी और डी बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, डोंट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे आ गया, ये खत्म हो जाएगा। डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, एक बार इसको भी देख लेते हैं, प्रिया टोल्ड मी डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए यहां पर प्रिया ने मुझसे कहा, तो टोल्ड तो अपन इनडायरेक्ट बनाते समय आता है, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेड टू को लेंगे, टुमारो को लेंगे। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक मुहावरा दिया हुआ है, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, एक और इडियम आती है इसी के जरिए, इसी की जैसी, थ्रो ऑफ द टावल। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, क्या, टू कंसीड डिफीट, हार स्वीकार करना, क्योंकि कंसीड का मतलब क्या होता है, स्वीकारना, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। टू कंसीड डिफीट, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। वापस से दोस्तों इस क्वेश्चन में भी एक इडियम है मेरे पास, एट लॉगर हेड्स विद समबडी। एट लॉगर हेड्स विद समबडी का मतलब होता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद समबडी, यानी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट यानी असहमति होना, अग्रीमेंट यानी सहमति और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, और वो भी कैसी, स्ट्रॉन्ग वाली, बिल्कुल किसी की बात से सहमत होना, और उसको क्या बोलते हैं, एट लॉगर हेड्स विद समवन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमें देखना पहले तो सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, रमन वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। तो रमन यहाँ पर खुद काम कर रहा है, खुद गाना गा रहा है, तो क्या है मेरा ये एक्टिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग और फिर आईएनजी वाली फॉर्म, एक्टिव सेंटेंस बना। तो हम सबको पता है कि अगर आपके एक्टिव में वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों तो वो किस में बदल जाएगा, वॉज बीइंग या वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। और हम सबको पता है कि एक्टिव में जो ये ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो अब ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, और आईएनजी है तो बीइंग संग आ जाएगा। अब ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय रमन फॉर हिज मदर, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाता है, वॉज बीइंग संग। ठीक है, सेकंड में देखिए सैंग आ गया जो कि सेकंड फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए इसलिए गलत हो गया। थर्ड में देखिए सॉन्ग वॉज संग, बीइंग लगना जरूरी था इसलिए ये भी खत्म हो गया। और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आ गया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्लोज टेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास, बड़े ध्यान से देखते हैं अपन।
जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कई फैक्टर्स से डैश होती है। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, यानी मोटिवेशन ही, सिर्फ मोटिवेशन ही इंक्रीज परफॉर्मेंस तक हमें नहीं ले जाता, यानी सिर्फ मोटिवेशन ही हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिलाता। अबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी जो क्षमता और जो तकनीक है वो प्रभावित करती है किसको, रिश्ते को, किसके बीच में रिश्ते को, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस, यानी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच का जो रिश्ता होता है वो कौन प्रभावित करता है, आपकी क्षमता और तकनीक प्रभावित करती है। द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, जितना ऊंचा स्तर क्षमता और मोटिवेशन का होगा, द डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, उतना ही ऊंचा स्तर किसका होगा, परफॉर्मेंस का होगा। However, लेकिन इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड द डैश लेवल, इंक्रीजिंग मोटिवेशन यानी मोटिवेशन को एक स्तर से ज्यादा बढ़ाना, एक स्तर से परे बढ़ाना, लेवल टेंड्स टू डैश अ काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट, यानी वो एक नुकसानदायक, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब नुकसानदायक परिणाम दे सकता है या देता है, बिकॉज इट इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी, क्योंकि यह किसके साथ आता है, अकम्पनीड बाय मतलब के साथ मिलकर, क्योंकि यह किसके साथ मिलकर आता है, बढ़े हुए स्तर के साथ। किसका बढ़ा हुआ स्तर, तनाव का। ठीक है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या होगा, अफेक्टेड, प्रभावित होती है। ये जो जॉब परफॉर्मेंस होती है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। बढ़ते हैं आगे। मोटिवेशन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। द हायर, अब देखो यहां पर क्या है, द हायर कंपैरेटिव डिग्री, द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, यानी जितना ऊंचा स्तर आपकी क्षमता और मोटिवेशन का होगा, द डैश लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, उतना ही ऊंचा स्तर किसका होगा, आपकी परफॉर्मेंसेस का होगा। क्योंकि दोस्तों अगर सेंटेंस की शुरुआत द प्लस सी डी से हुई है तो अगला जो क्लॉज बनने वाला है वो भी द प्लस सी डी से ही बनेगा। तो यहां पर द हायर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ गई थी, तो यहां पर अगर द दिया है तो अब हमें कंपैरेटिव डिग्री ही चाहिए जो कि सब में है, लेकिन परफॉर्मेंस ऊंचे रखने की बात है यहां पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। However, increasing motivation beyond the dash level, यानी किसी एक निश्चित सीमा से मोटिवेशन को ऊपर ले जाना, बढ़ा देना, बियॉन्ड द डैश लेवल, कौन सा लेवल, ऑप्टिमल, यानी अनुकूल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यानी एक अनुकूल लेवल से, एक जो उचित स्तर है उससे बियॉन्ड, उसके परे जाकर मोटिवेशन को बढ़ा देना, टेंड्स टू डैश अ काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट, यानी क्या पैदा करता है वो, काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट, यानी नुकसानदायक रिजल्ट पैदा करता है। तो प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, पेश करना, प्रस्तुत करना, वो नुकसानदायक रिजल्ट पेश करता है हमारे सामने। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा आइए दोस्तों, अब हमारे पास में है क्लूड टेस्ट खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन है। 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस हमारे सामने है, सही क्रम हमें देना है। आइए पढ़ते हैं। आई हैड माई ओन क्रिब, क्रिब का मतलब होता है बच्चों का झूला या पालना, कि मेरा खुद का झूला था, पालना था। इन द रूम नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स बेडरूम, नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स बेडरूम, यानी पेरेंट्स का जो शयन कक्ष है उसके अगले में मेरा खुद का पालना था। एनी ऑफन अवोक हंग्री अराउंड 2:30 AM ईच मॉर्निंग, एनी अक्सर 2:30 बजे हर सुबह भूख से जाग जाती थी। व्हेनेवर एनी स्टार्टेड क्राइंग, अब भूख लगी तो जाहिर सी बात है बच्ची रोएगी। व्हेनेवर एनी स्टार्टेड क्राइंग, जब कभी भी एनी रोना शुरू कर देती थी,
आई वुड क्लाइम आउट ऑफ माई क्रिब, मैं अपने झूले से बाहर आता था, एंड गो रनिंग इनटू आवर पेरेंट्स रूम टू चेक ऑन हर, और मैं उसको देखने के लिए अपने माता पिता के शयन कक्ष में जाया करता था। फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ एक महीनों तक, पहले कुछ एक महीने तक, एनी स्लेप्ट इन अ क्रिब बाय आवर पेरेंट्स बेड, कि एनी क्या की थी, हमारे माता पिता के जो बेड था उसके पास में उसके झूले में सोया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे देखो इन अ क्रिब आया है, ठीक है, और फॉर द फर्स्ट, यानी पहले कुछ एक महीनों में एनी माता पिता के बेड के पास सोया करती थी, और उसके बाद में लेखक अपनी बात बता रहा है कि मेरा भी माता पिता के कमरे के पास में नेक्स्ट रूम में मेरा झूला था, राइट। और उसके बाद में कहता है कि एनी अक्सर इतने बजे जाग जाया करती थी, और जब कभी भी एनी जागा करती थी मैं अपने झूले से बाहर आकर उसको देखने जाया करता था। तो होना क्या चाहिए, SPQR, SPQR, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जम्बल्ड सेंटेंसेस को करने का सबसे अच्छा तरीका है सेंटेंसेस को पढ़िए और ये आप देखिए क्या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के से लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इडियम देखते हैं, हमारी इडियम में लूज योर मार्बल्स, तो लूज और मार्बल्स का मतलब होता है टू गो इनसेन, है ना, पगला जाना, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अंतिम है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत जो स्पेलिंग है वो हमें देखना है। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन, यानी जिसमें गलतियां नहीं होती, त्रुटि मतलब गलतियां जिसमें गलतियां नहीं होती है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, दकियानूसी, हम कह सकते हैं कहते हैं पुरानी सोच का आदमी है, दकियानूसी सोच का आदमी है, प्रिमिटिव थिंकिंग वाला। इम्प्रैक्टिकेबल, अव्यावहारिक, यानी जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो प्रायोगिक नहीं है। प्यूनिटिव की स्पेलिंग गड़बड़ है दोस्तों, प्यूनिटिव की स्पेलिंग होती है ये प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमारा ये सिलेक्शन, माफ कीजिएगा, आज हमारा पेपर नंबर 849 का सॉल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूं आपको सब समझ में आया होगा, और जितने भी नए वर्ड्स आए प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू उन सब को आप लिखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारा गेम आदत का है। एग्जाम सेंटर पे वहां पर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का मतलब तभी होगा जब आपके पास चीजें आपके ब्रेन में आपके टिप्स पर होंगी, आदत में होंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे जल्दी।